जब दुनिया के सबसे पहले परमाणु बम का परीक्षण हुआ, तब परीक्षण स्थल से अराउंड 9 किलोमीटर दूर, जहां से वैज्ञानिक खड़े होकर इस परीक्षण को देख रहे थे, इस विस्फोट का ज्वाला इतना ज्यादा प्रचंड था कि 9 किलोमीटर दूर खड़े वैज्ञानिक इसे देख कुछ पलों के लिए बिल्कुल अंधे से हो गए थे। तो ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिसने मानव जाति के इतिहास को पूरी तरह से बदल के रख दिया। इस घटना के बाद दुनिया वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कई सालों तक मेहनत करके इस घटना को अंजाम दिया। इन वैज्ञानिकों में एल्बर्ट आइंस्टाइन भी शामिल थे। इस परीक्षण के विनाशकारी प्रभाव को देख वैज्ञानिक बिल्कुल चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, हमने ये क्या बना दिया और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य क्या होगा। तो परमाणु बम का आविष्कार कैसे हुआ? दुनिया में ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए जिसके कारण इतने खतरनाक बम को बनाया गया, और कौन से ऐसे देश थे जो इसे बनाने की दौड़ में शामिल हो गए, और क्या वो वैज्ञानिक खुश थे जिन्होंने इसे बनाया? सारी चीजें जानेंगे, अंत तक बने रहिए वीडियो के साथ। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम इंसानों की हमेशा से ही फितरत रही है एक दूसरे से आगे निकलने की, और कहीं न कहीं यही वजह है कि हमने जाने अनजाने में एक ऐसे विशालकाय शक्ति का निर्माण कर लिया जो कि आज पूरे मानव जाति पे ही नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी के लिए एक अभिशाप बन चुका है। आधुनिक युग की शुरुआत में दुनिया भर के वैज्ञानिक कई अलग अलग चीजों की खोज कर रहे थे, जिनमें से कुछ वैज्ञानिकों को परमाणु शक्ति का विचार। उन्हीं में से एक थे मार्टिन क्लेपरोथ, जिन्होंने 1789 ईस्वी में यूरेनियम नामक तत्व की खोज की, जो कि परमाणु बम बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। लेकिन परमाणु बम बनाने की शुरुआत 1896 ईस्वी से शुरू हुई, जब हेनरी ब्रेकवेल ने यूरेनियम नामक तत्व से रेडियो एक्टिविटी की खोज की, जो कि इस इमेज में आपको दिख सकती है। ये जो धुएं सा उड़ता हुआ दिख रहा है। फिर 1932 ईस्वी में जेम्स सैंडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, जो कि परमाणु बम बनाने में हमें और भी नजदीक लेके चली गई। दुनिया भर के वैज्ञानिक उस समय उसके ऊपर खोज कर रहे थे, लेकिन उन विचारों का कोई भी ऐसा मकसद नहीं था कि उनके खोजों के द्वारा मानव जाति पर कोई भी आ जाए। वो तो परमाणु शक्ति से बिजली बनाने की खोज कर रहे थे, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए जो कि उन्हें बिजली बनाने से रोक परमाणु बम बनाने पर मजबूर कर दिया। साल था 1933, जब जर्मनी में हिटलर की नाजी पार्टी सत्ता में आई। सत्ता में आते ही नाजी पार्टी वहाँ के यहूदियों लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिए, जिसे एंटी सेमिटिज्म कहते हैं। और ये अत्याचार सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं रहा, ये उन क्षेत्रों में भी होने लगा जो कि जर्मनी के आसपास थे। इसीलिए जर्मनी में रहने वाले यहूदी लोग जर्मनी को छोड़कर आसपास के देशों में भागने लगे। इन्हीं में से कुछ वैज्ञानिक भी थे जो कि अमेरिका या फिर ब्रिटेन चले गए। फिर साल आया 1948, जब ऑटो हेन ने न्यूक्लियर फिजन की खोज कर ली थी। न्यूक्लियर फिजन होता क्या है? जब वैज्ञानिकों ने परमाणु पर न्यूट्रॉनों की बारिश की, तब परमाणु उस हद तक टूटता गया जब तक उसमें से पूर्ण रूप से ऊर्जा ना निकल गई। इसी स्टेज को हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। ऑटो हेन के साथ 30 सालों से काम करने वाली लीज मिटलर को न्यूक्लियर फिजन की पूरी जानकारी पता थी। लीज मिटलर जो थी एक यहूदी महिला थी, और 1938 आते आते यहूदियों पर इतना ज़्यादा अत्याचार बढ़ने लगा कि उन्हें भी अपना देश छोड़ के भागना पड़ा। लीज मिटलर की मदद जर्मनी छोड़ने में नील बोहर ने की, जो कि डेनमार्क के एक वैज्ञानिक थे। डेनमार्क पहुंच लीज मिटलर ने नील बोहर को सारी बातें बता दी, जो कि उन्हें न्यूक्लियर फिजन के बारे में पता थी, कि कैसे किसी परमाणु पर न्यूट्रॉनों से हमला करने पर वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा छोड़ता है। अब साल आया 1939, जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जिसमें जर्मनी सबसे आगे था। हिटलर ने यूरोप के ज़्यादातर देशों पर कब्जा कर लिया और वहाँ के भी यहूदियों लोगों पर वैसे ही अत्याचार करने लगा जैसे जर्मनी में किया करता था। इसी साल जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हेन, जिन्होंने न्यूक्लियर फिजन की खोज की थी, वह जर्मनी में परमाणु बम बनाने की शुरुआत कर देते हैं। जब बाकी दुनिया को यह खबर पता चलती है कि हिटलर न्यूक्लियर बम बनाने की शुरुआत कर चुका है, तो दुनिया काफ़ी ज़्यादा चिंता में पड़ जाती है
कि अगर हिटलर ने इतना खतरनाक बम बना लिया तो ना जाने इसका प्रयोग वो किस किस तरह से करेगा। इस खबर को सुनने के बाद जितने भी वैज्ञानिक थे जो जर्मनी और बाकी यूरोपीय देशों से हिटलर के डर से भाग कर गए थे, वो सारे अमेरिका चले गए और उन्होंने वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के मध्य से अमेरिकी सरकार को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था हिटलर एक ऐसा परमाणु बम बना रहे जो कि एक ही साथ पूरे एक शहर को तबाह करने की ताकत रखता है। इसलिए अमेरिका भी यूरेनियम भंडार का संग्रहण करे और परमाणु बम बनाने के ऊपर काम करे। लेकिन उस समय अमेरिकी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने इस लेटर पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका तक नहीं पहुंची थी। ये सिर्फ यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ ही हिस्सों में हो रही थी। लेकिन जब 1940 में हिटलर लगभग यूरोप के सभी देशों पर कब्जा करके आगे बढ़ता जा रहा था और जापान भी दक्षिण पूर्वी एशिया में सभी देशों पर कब्जा करके आगे बढ़ता जा रहा था, तब अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें भी अपना परमाणु बम बनाना चाहिए। तब अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था यूरेनियम कमेटी। इस कमेटी का काम था दुनिया भर से यूरेनियम की खोज करना और उन्हें अमेरिका में इकट्ठा करना, क्योंकि परमाणु बम बनाने में यूरेनियम का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इधर जापान के भी कुछ वैज्ञानिक परमाणु बम बनाने की दौड़ में शामिल हो गए, लेकिन सरकार से कोई मदद न मिलने के कारण ये परमाणु बम बनाने में असफल रहे। इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर पहुंचता जा रहा था, लेकिन अभी तक अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ था। फिर होता है इस युद्ध का सबसे बड़ा फेरबदल, जब जापान अमेरिका के एक सैन्य अड्डे पर हमला कर देता है। हमला इतना ज़्यादा जोरदार होता है कि उन्हें संभलने तक का भी मौका नहीं मिलता। फिर क्या था, अमेरिका भी 1941 के अंत तक इस युद्ध में शामिल हो जाता है। तब उसे इस बात का एहसास होता है कि जर्मनी के नाजी पार्टी से परमाणु बम बनाने की दौड़ में वो 3 साल पीछे हैं। इस समय पहली बार परमाणु बम बनाने के लिए अमेरिका गंभीरता से सोचता है। तब अमेरिकी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एक कमेटी की गठन करते हैं। इस कमेटी में अमेरिका के सारे वैज्ञानिकों को शामिल किया जाता है। इनमें वे वैज्ञानिक भी शामिल थे जो हिटलर के डर से अपना देश छोड़ अमेरिका चले गए थे। अब उन्हें एक सुरक्षित स्थान की जरूरत थी ताकि वहाँ पे वो अपने रिसर्च कर सके और बाकी दुनिया को पता ना चले कि अमेरिका भी एक खतरनाक बम बना रहा है। इसलिए वो अमेरिका में स्थित मैनहट्टन सिटी को चुनते हैं, जिसके नाम पर ही इस प्रोजेक्ट का नाम भी पड़ता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट। यहीं पर उनके लिए साइट बनाया जा रहा था जहां वो मिलजुल कर काम कर सके। तब तक वो शहरों में ही काम कर रहे थे। 2 सितंबर 1942 के दिन एनरिको फर्मी नामक वैज्ञानिक, जो कि इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के एक मेंबर थे, इन्होंने अपने सुनसान घर में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की खोज कर ली। इस परीक्षण के सफल होते ही उन्हीं के साथ काम करने वाले वैज्ञानिक लियो शिलार्ड ने उनसे हाथ मिलाया और कहा आज का दिन मानव इतिहास के लिए एक काले दिन के रूप में गिना जाएगा। इनकी बात भी सही थी, क्योंकि इस घटना के बाद अब परमाणु बम बनना बिल्कुल निश्चित हो चुका था और इसी घटना के साथ दुनिया में परमाणु युग की शुरुआत हुई, जो कि आज हमारे लिए एक अभिशाप बन चुका है। अब मैनहट्टन सिटी में परमाणु बम बनाने की शुरुआत हुई और जर्मनी में भी यूरेनियम क्लब नामक प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके तहत परमाणु बम बनाए जा रहे थे। ब्रिटेन में भी ट्यूब अलाइस नाम का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था, लेकिन 1943 में नाजी जर्मनी द्वारा ब्रिटेन पर बमबारी की जाती है। इस बमबारी से ट्यूब अलाइस नामक प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाता है। इसलिए ब्रिटेन और कनाडा के वैज्ञानिक अमेरिका चले जाते हैं और मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़ जाते हैं, जो कि अमेरिका में पहले से ही चल रहा था। अब इस प्रोजेक्ट पर अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के वैज्ञानिक सब साथ मिलकर काम करने लगे, जिनमें से 12 वैज्ञानिक ऐसे थे जो कि नोबेल पुरस्कार धारक थे। ओपनहाइमर के कहने पर 3 परमाणु बम बनाने की शुरुआत हुई, जिसमें से पहला था लिटिल बॉय यानी यूरेनियम, दूसरा थिन मैन यानी प्लूटोनियम और तीसरा फैट मैन यानी प्लूटोनियम एक्सप्लोजन। अब इन बमों को बनाने के लिए
वैज्ञानिक और मजदूर दिन रात काम करने लगे। कुल मजदूरों की संख्या 1 लाख से भी ज्यादा थी, लेकिन इन मजदूरों को यह तक पता ही नहीं था कि वो जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं वो एक दिन दुनिया के लिए अभिशाप बन जाएगा। इससे पहले कि अमेरिका परमाणु बम बनाता, नाजी जर्मनी ने मई 1945 में ही आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का 12 अप्रैल 1945 में निधन हो गया। इसके बाद ट्रूमैन अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति बने, जिनको इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी। जर्मनी के आत्मसमर्पण के 1 महीने बाद ही यानी जून 1945 में ही अमेरिका ने अपना पहला परमाणु बम बना लिया। इस प्रोजेक्ट का कमान लेज़ली ग्रोज के हाथों में था, जो चाहते थे अमेरिका इस बम का इस्तेमाल जापान के खिलाफ करे जब वो पैसिफिक ओशन में जापान के खिलाफ लड़ रहा था। लेकिन दुनिया ने आज से पहले परमाणु बम का विस्फोट नहीं देखा था। इसी चीज को देखते हुए ओपनहाइमर ने कहा कि एक बार हम इसका परीक्षण करके देख लेते हैं कि हमने जो बनाए हैं वो बम ही है ना या फिर कुछ और। तब इन्हें परमाणु बम की परीक्षण करने की मंजूरी मिल गई, जिसका नाम इन्होंने ट्रिनिटी रखा, लेकिन इसका कोडवर्ड में नेम द गैजेट था, जिसका टेस्ट एलामागाडो के रेगिस्तान में करना था। इस बम को एलामागाडो के रेगिस्तान में 100 फीट लंबे टावर में लटका दिया गया और 16 जुलाई 1945 को इसकी टेस्टिंग की तारीख तय की गई। जैसे जैसे परीक्षण की तारीख नज़दीक आती जा रही थी, वैसे वैसे कुछ वैज्ञानिकों का चिंता भी बढ़ते जा रहा था, क्योंकि उनका मानना था कि कहीं इस परीक्षण से पूरी दुनिया का ही नाश हो जाता है तो। और इसके अलावा परीक्षण से 1 दिन पहले परीक्षण स्थल के पास तेज बारिश और बिजली चमकने लगी। इसी को देखते हुए जो परीक्षण सुबह 4 बजे होने वाली थी उसका टाइम 5:30 बजे कर दिया गया। 16 जुलाई 1945 के दिन सभी वैज्ञानिक और कुछ टेक्नीशियन अलग तरह के चश्मे पहनकर परीक्षण स्थल से 9 किलोमीटर दूर जाकर खड़े हो गए। इसी दिन को परमाणु युग की शुरुआत माना जाता है। जब यह परीक्षण हुआ तब धूल से बना मशरूम के आकार का गुब्बारा 40,000 फीट तक ऊपर चला गया और जिस टावर पर यह लटका था वो टावर का नामो निशान मिट गया। इस विस्फोट के तुरंत बाद ही एक धूल की चादर और भीषण गर्मी पूरे रेगिस्तान में फैल गई। इसे देख कुछ वैज्ञानिक बिल्कुल अंधे से हो गए, जिनका जिक्र मैंने शुरुआत में ही किया था, और कुछ वैज्ञानिक जमीन पर गिर गए एवं कुछ वैज्ञानिक निराश होकर सोचने लगे कि हमने ये क्या बना दिया। जब यह परीक्षण हुआ तब एलामागाडो के रेगिस्तान में रहने वाले निवासियों ने बताया कि हमने 2 बार सूरज को उगते हुए देखा, एक बार तब जब ये परमाणु बम फटा था और दूसरी बार तब जब एक्चुअल में सूरज उगा था। इस परीक्षण के विनाशकारी प्रभाव को देख लियो शिलार्ड ने अमेरिकी प्रेसिडेंट को एक चिट्ठी लिखी कि अगर जापान पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें पहले हमें चेतावनी दे देना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इनका ये लेटर प्रेसिडेंट के पास कभी पहुंच ही नहीं पाया, जिसकी कीमत जापान को हिरोशिमा और नागासाकी में चुकाना पड़ा। अमेरिका के द्वारा जापान में दोनों परमाणु बम गिरा दिए गए। लेकिन इसी पर एक सवाल उठता है कि क्या परमाणु बम के बिना द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति नहीं हो सकती थी? इस पे आपका क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस घटना के बाद दुनिया भर में परमाणु बम बनाने की होड़ शुरू हो गई और रशिया, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान जैसे देश परमाणु बम को बनाने में सफल हो गए। सर आइजैक न्यूटन ने परमाणु बम के ऊपर कहा था कि मैं अपने आप को परमाणु शक्ति का पिता नहीं मानता, मैंने बस एक सूत्र दिया था जिसको बाकी वैज्ञानिकों ने समझा और परमाणु बम की खोज की। परमाणु बम के आ जाने से बस इतना हुआ है कि युद्ध की शक्ति कई गुनी बढ़ गई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में।